हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम हाउ फ्री इज़ द प्रेस का क्वेश्चन आंसर एंड समरी को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने हाउ फ्री इज़ द प्रेस को कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। जो ट्रू है उसके सामने टी लिखना है एंड जो फॉल्स है उसके सामने एफ लिख देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। प्रेस इज़ फ्री एवरीवेयर। तो प्रेस एवरीवेयर मतलब हर जगह फ्री है, तो नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर इज़ नो इंटरनल सेंसरशिप ऑन द प्रेस। ये भी फॉल्स है क्योंकि बहुत सारी जगह पे इंटरनल सेंसरशिप होता है। प्रोप्रिएटर्स हैव देयर पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल। तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो प्रेस के मालिक होते हैं या प्रेस से जुड़े लोग होते हैं उनका खुद का इंटरेस्ट उससे जुड़ा होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि एडवर्टाइजर्स बहुत सारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूज़पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर गारंटेड। तो जो फ्री पीपल हैं वो किस चीज़ को गारंटीड ले लेते हैं, ठीक है, हल्के में ले लेते हैं या फिर ये एकदम पक्की चीज़ है उसको ऐसे ले लेते हैं। तो आंसर देख लेते हैं इसका। फ्री पीपल टेक इट फॉर गारंटीड दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्रीडम। ठीक है, मतलब कि बिना फ्री प्रेस के कोई भी फ्रीडम नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी जिस देश में फ्री प्रेस नहीं होता है, यानी प्रेस जो है वो फ्री नहीं होता है, वहाँ के लोग फ्री नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि युद्ध के दौरान, वॉर के दौरान प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं या फिर होते हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर, यस देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। इन फैक्ट ऑल लिबर्टीज आर रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर। तो हाँ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं प्रेस पे वॉर के दौरान, और यहाँ तक कि वॉर के दौरान जो प्रेस होती है उसकी सारी लिबर्टीज, उसकी सारी आज़ादी को छीन ली जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म फ्री प्रेस। तो आप फ्री प्रेस से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बाई फ्री प्रेस वी मीन दैट द प्रेस इज़ फ्री फ्रॉम डायरेक्शन एंड सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। तो फ्री प्रेस का मतलब है कि वो जो प्रेस है वो गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट के सेंसरशिप या फिर उसके डायरेक्शन से फ्री है। मतलब उस पर ना ही गवर्नमेंट सेंसरशिप लगा सकता है और ना ही उसको डायरेक्ट कर सकता है, मतलब कोई निर्देश नहीं दे सकता है, और ना ही उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। हु इज़ द मास्टर, द स्टेट और द पीपल। मास्टर कौन है, यानी मालिक कौन है, स्टेट या फिर लोग, यानी जो स्टेट चलाते हैं कुछ लोग, वे लोग या फिर वहाँ की जनता। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर, द पीपल आर द मास्टर। ठीक है, तो जो लोग वहाँ रहते हैं, वे जो जनता, जो इलेक्ट करके जो हम रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, जो जनता होती है वो मास्टर होती है, ना कि वो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, वो सर्वेंट ऑफ द पीपल होती है। ठीक है, वो लोगों की सर्वेंट होती है। ठीक है, और जो स्टेट होता है वो सर्वेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। व्हाट डू द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू। तो अनऑफिशियल सेंसरशिप क्या होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखते हैं। अनऑफिशियल सेंसरशिप डज नॉट सो मच सीक टू एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। ठीक है, तो अनऑफिशियल सेंसरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा वो सेंसरशिप नहीं लगाई जाती है। ठीक है, बल्कि उसके प्रेस से जुड़े जो लोग काम करते हैं या फिर प्रेस के जो मालिक होते हैं वो जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो अनऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन होती है, और उसमें
जो प्रेस होती है वो पब्लिक के ओपिनियन को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती है, बल्कि उसको मैन्युफैक्चर करती है, खुद से बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। नेम 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन। तो हमें 2 सोर्सेज के नाम बताने हैं जिससे न्यूज़पेपर को रेवेन्यू आता है। तो आंसर देख लेते हैं। The 2 chief sources of revenue of a newspaper are advertisers, the wealth of the company, or the man that owns the newspaper। ठीक है, तो 2 सोर्सेज क्या हैं? एक तो हो गया एडवर्टाइजर्स, मतलब जो वहाँ पे विज्ञापन छपवाते हैं वे, और जो कंपनी के या फिर न्यूज़पेपर के जो ओनर होते हैं वे लोग। ठीक है, वे लोग न्यूज़पेपर के मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो फिलिंग द ब्लैंक है इसको आप खुद से करेंगे क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, तो ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है इसमें भी ये भी ब्रीफ है, इसमें भी छोटा आंसर लिखना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, What are the 2 basic assumptions about the public? तो प्रेस के द्वारा 2 assumptions क्या हैं पब्लिक के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। The 2 basic assumptions are about the public are, तो ये फर्स्ट नंबर है, that they have not the intelligence to distinguish truth from falsehood। तो पहला जो assumption है ये कि जो पब्लिक होती है उसके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं होता है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो झूठ को सच से अलग कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। और दूसरा हो जाएगा that they don't care at all that a statement is false provided it is titillating। और जो पब्लिक होती है उसको इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है कि जो स्टेटमेंट छापा गया है वो झूठा है, और भले ही वो कितना भी टिटिलेटिंग क्यों ना हो, मतलब कितना भी व्यंग्यात्मक होता है जो प्रोवाइड किया गया है, वो भले ही कितना भी व्यंग्यात्मक हो, लेकिन इससे जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सपोजिशन ऑफ कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे सपोजिशन ऑफ कंटेक्स्ट क्या है, यानी मतलब जो छापा हुआ होता है उसका जो दमन होता है वो क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे सपोजिशन और सप्रेशन सेम मीनिंग होता है। सप्रेशन और सपोजिशन का मतलब दबाना या दमन करना। ठीक है, तो सप्रेशन ऑफ कंटेक्स्ट इज चूजिंग ओनली अपार्ट फ्रॉम द होल so that the meaning are distorted and give a different impression than what was actually intended। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कंटेक्स्ट को, यानी जो बोला जाता है या फिर जो लिखा जाता है उसको सप्रेस करके, यानी उसको दमन करके, उसको दबा के उससे कुछ अलग ही लिख दिया जाता है। उसके मीनिंग को क्या किया जाता है, डिस्टॉर्टेड किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, और एक डिफरेंट इम्प्रेशन डाला जाता है पब्लिक के माइंड में। भले ही वो कुछ भी बोला गया हो, एक्चुअली में वो कुछ बोला जाता है लेकिन लिख कुछ और दिया जाता है, और इससे पब्लिक के माइंड में डिफरेंट इम्प्रेशन पड़ता है, गलत इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि गलत चीज़ छापा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम 2 थिंग्स दैट मेक रिपोर्ट्स अनरिलायबल रीडिंग। ठीक है, तो 2 चीज़ों के नाम बताने हैं जो रिपोर्ट्स को अनरिलायबल बताते हैं, अविश्वसनीय बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। द इंटरव्यूअर्स प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट हिमसेल्फ। तो इंटरव्यूअर्स की एक आदत होती है कि वो जो स्टेटमेंट होता है वो खुद से बनाते हैं, एंड attributing them to the interviewer makes the report अनरिलायबल रीडिंग। और इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए जो रिपोर्ट होती है वो इतनी अनरिलायबल होती है, क्योंकि वे भले ही वो फ़ोन पे, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो इंटरव्यूअर है वो फ़ोन पे इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा पेपर में लिखा है कि उनकी आंखें चमक गई, जिससे हमें पता चलता है कि वो खुद से बना के
लिख रहा था, ठीक है, स्टेटमेंट्स को, जबकि एक्चुअली में कुछ ऐसा नहीं हुआ था, जबकि वो फ़ोन पे इंटरव्यू ले रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो बी का 3 का फर्स्ट है, इसमें बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें भी जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए एफ लिख देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द ऑथर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। मतलब जो ऑथर है उनको बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना और कीपिंग मतलब कैट्स को अपने साथ रखना बहुत अच्छा लगता है, जबकि ये फॉल्स है, हमने देखा है चैप्टर में। नेक्स्ट है द ऑथर हैड डिलीवर्ड 20,000 वर्ड इन अ स्पेस ऑफ एन आवर एंड अ क्वार्टर। मतलब ऑथर ने 20,000 शब्द 1 घंटे और 15 मिनट में डिलीवर किए थे। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने चैप्टर में देखा है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। टू मिस रिप्रेजेंट अ मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज़ नो ऑफेंस। ट्रू है, क्योंकि ऐसा लीगल ये है कि किसी के एटीट्यूड या ओपिनियन को मिस रिप्रेजेंट करना एक ऑफेंस नहीं है, मतलब एक क्राइम नहीं है, गुनाह नहीं है। इसलिए जो प्रेस होती है वो इससे बच जाती है। ठीक है, उसके आगे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है अगर वो किसी के ओपिनियन एटीट्यूड को मिस रिप्रेजेंट करती है। तो फोर्थ नंबर देखते हैं। टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट करेक्टेड इज़ वेरी इजी। ये फॉल्स है कि अगर किसी के स्टेटमेंट को मिसलीड कर दिया जाता है तो उसको सुधारना, करेक्ट करना, फिर से सही करना ईजी होता है। ये फॉल्स है। फिफ्थ नंबर देखते हैं। एनी पब्लिक पर्सन इज subtly made to feel that if he offend the press he will suffer for it। ये ट्रू है, क्योंकि किसी भी पब्लिक पर्सन को ये फील करा दिया जाता है कि अगर वो प्रेस का विरोध करता है, अगर प्रेस के खिलाफ जाता है तो उसको इसके लिए सफ़र करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। 6 देखते हैं। द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेस है वो रेपुटेशन बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस। तो जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही रेयर होती हैं, ऐसी बुक जो प्रेस को क्रिटिसाइज़ करती हैं। क्यों बहुत कम बुक ही प्रेस को क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। A book rarely does to criticize the press because the press can either ignore the book altogether or publish sneering comments in its gossip column about it। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुक्स जो है वो बहुत ही रेयरली ही क्रिटिसाइज़ करती हैं, क्योंकि जो प्रेस है या तो उस बुक को ही इग्नोर कर देगा या फिर उसको मतलब ज़्यादा वाइड पब्लिक तक उस बुक को पहुंचने ही नहीं देगा, उसका प्रचार ही नहीं करेगा, तो उसके बारे में लोग जानेंगे ही नहीं। और नहीं तो गॉसिप कॉलम में उसके बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स कर देगा, उसको हिंट दे देगा कि अगर आप प्रेस के खिलाफ जाएंगे तो प्रेस आपको इसके लिए सफ़र करना पड़ेगा। तो वो प्रेस जो है ये धमकी देता है, ठीक है, थ्रेट देता है, साइलेंट थ्रेट देता है, हिंट देता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके लिए सफ़र करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड नंबर। हाउ डू द न्यूज़पेपर ग्रीड द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इररिस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस। तो न्यूज़पेपर कैसे स्लाइटेस्ट एफर्ट को हिंडर करती है, जो इररिस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन होता है, मतलब गैर जिम्मेदाराना, जो बेकार की चीज़ों की गैर जिम्मेदाराना तरीके से डिसेमिनेशन होती है, जैसे प्रचार प्रसार होता है, उसमें जो बाधा डालते हैं उसको कैसे ग्रीड करती है। ठीक है, मतलब उसको कैसे रोकती है, न्यूज़पेपर वाले कैसे उसको रोकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। The slightest effort to hinder the irresponsible dissemination of nonsense is greeted by a concerted howl. This is a threat to the freedom of the press। तो जो slightest effort किया जाता है
हिंडर डालने के लिए, बाधा डालने के लिए जो प्रेस करती है बेकार की चीज़ों को छाप के, तो उसके विरोध में प्रेस के द्वारा एक ग्रुप के द्वारा, एक कंसर्टेड हाउल के द्वारा ये बोला जाता है कि ये थ्रेट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब जो प्रेस की जो आज़ादी है उसके खिलाफ थ्रेट है। ठीक है, मतलब जो लोग इसका विरोध करते हैं तो प्रेस खुद आके चिल्ला के बोलती है कि ये हमारे आज़ादी के खिलाफ धमकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड एंड लास्ट ही क्वेश्चन है। नेम द 7 चार्जेस द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस। तो 7 ऐसे चार्जेस बताना है जो ऑथर ने प्रेस के अगेंस्ट लगाया है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। द 7 charges the author has made against the press are false emphasize, मतलब गलत चीज़ों का emphasize करना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना, गार्बलिंग करना यानी गलत चीज़ों को छापना, इनएक्यूरेसी मतलब सही चीज़ों को ना छापना, खुद नहीं बताना, खुद से कुछ भी इन्वेंट करके छाप देना, रिवर्सल ऑफ फैक्ट यानी तथ्यों को सीधा उल्टा कर देना, रैंडम इन्वेंशन यानी कुछ भी कहीं से भी उठा के कुछ भी किसी के बारे में भी लिख देना, मिरेकल मॉन्गरी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मिरेकल की तरह हो, मतलब चमत्कार की तरह हो, चमत्कार की तरह कुछ भी न्यूज़पेपर में छाप देना, फ्लैट सप्रेशन यानी सीधा दमन यानी किसी की बातों को, किसी को ओपिनियन को या फिर किसी मुद्दे को सीधा सप्रेस कर देना, दमन कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड समरी अभी हम देखेंगे। समरी देखते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ अ ब्यूटीफुल एसे ऑफ डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है, जो हाउ फ्री इज़ द प्रेस है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एसे है डोरोथी एल सेयर्स का। She was first woman to graduate from Oxford University। तो जो डोरोथी एल सेयर हैं वो पहली वुमेन हैं, पहली महिला हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इन दिस एसे शी एक्सप्रेस्ड हर व्यू अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इस एसे में उन्होंने अपने व्यू यानी अपने नज़रिए को दिखाया है कि कैसे जो प्रेस है अपनी आज़ादी का मिसयूज़ करता है, प्रेस जो होता है अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर कैन नॉट बी फ्री पीपल विदाउट द फ्री प्रेस। ठीक है, ये माना जाता है कि बिना फ्री प्रेस के फ्री लोग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ठीक है मतलब जिस देश में जो प्रेस है वो अगर फ्री नहीं है तो वहाँ के लोग भी फ्री नहीं हो सकते हैं। बट वी शुड कंसिडर हियर वॉट दैट फ्रीडम इज़। लेकिन हमें यहाँ पे इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो फ्रीडम क्या है। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट उस पर ना ही कोई सेंसरशिप लगा सकती है और ना ही प्रेस को डायरेक्ट कर सकती है, ना ही उसको कोई दिशा निर्देश दे सकती है। इन दिस रिस्पेक्ट ब्रिटिश प्रेस इज़ फ्री। और इस रिस्पेक्ट में मतलब अगर इस चीज़ की बात करें कि गवर्नमेंट उस पर सेंसरशिप नहीं लगाएगी या फिर गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट नहीं करेगी, तो इस रिस्पेक्ट में जो ब्रिटिश प्रेस है वो फ्री है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ना ही सेंसरशिप लगा सकती है और ना ही उसको डायरेक्ट कर सकती है। इट कैन अटैक दैट पॉलिटिक्स। जो प्रेस है ब्रिटिश प्रेस वो पॉलिटिक्स पे अटैक कर सकती है। इट कैन इंटरफेयर इन फॉरेन डिप्लोमेसी। ठीक है, और जो ब्रिटिश प्रेस है वो इंटरफेयर कर सकती है, मतलब दखल दे सकती है फॉरेन डिप्लोमेसी में, यानी जो विदेशी नीतियाँ होती हैं उनमें भी वो इंटरफेयर कर सकती है। इट इज़ फ्री टू डू एनीथिंग। और जो ब्रिटिश प्रेस है वो फ्री है कुछ भी करने के लिए। एंड ऑन ओकेजन इट कैन बी वेपन टू द थ्रेट द गवर्नमेंट। ठीक है, और किसी ओकेजन पे, ठीक है मतलब कभी कभार ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक धमकी भी हो सकती है, एक वेपन का काम कर सकती है।
प्रेस जो है एक वेपन का भी काम कर सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ। वेपन का मतलब हथियार। अबव ऑल वर्क्स आर द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ प्रेस। और जो यहाँ तक जो हमने देखा कि प्रेस क्या क्या कर सकती है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है प्रेस का, ठीक है। इस वे में प्रेस जो जब इस तरीके से काम करती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं कि प्रेस का काम यही है कि वो हमारे जो देश में चल रहा है, जो नीतियाँ बन रही है, उसको दिखाए कि क्या हो रहा है, और ये उसका काम है और इस तरीके से वो काम करती है तो उसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोलेंगे। बट समटाइम्स दिस फ्रीडम इज़ मिसयूज्ड बाय प्रेस। लेकिन कभी कभी इस फ्रीडम का मिसयूज़ होता है प्रेस के द्वारा। आवर डेमोक्रेसी टीचेज अस दैट द स्टेट इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमें सिखाती है कि जो स्टेट होता है वो मास्टर नहीं होता है बल्कि वो लोगों का सर्वेंट होता है। सर्वेंट ऑफ पीपल यानी जनता का सर्वेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रेस, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो विज्ञापन होते हैं, वो इनकम के सबसे बड़े सोर्स होते हैं प्रेस के लिए और न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर्स के लिए। सो द प्रेस डिज़ाइन इट्स पॉलिसी इन द फेवर ऑफ एडवर्टाइजर्स। और इसलिए जो प्रेस होती है वो अपने पॉलिसीज़, अपनी नीतियों को एडवर्टाइज़र के फेवर में बनाती हैं ताकि एडवर्टाइज़र्स को उनके जो पॉलिसी है उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सके। द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज़ शेप्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओनर। और जो पॉलिसीज़ होती है न्यूज़पेपर की वो उनके ओनर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से बनाई जाती है। अब बोथ फैक्टर्स कॉज द मिसयूज ऑफ द प्रेस। और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं कि जो एडवर्टाइज़र्स के फेवर में पॉलिसीज़ बनती हैं या फिर उनके ओनर्स के फेवर में पॉलिसीज़ बनती हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये मिसयूज़ हैं प्रेस का। द शेयर राइट्स क्लियरली अगेंस्ट द मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। और शेयर्स ने मिस रिपोर्टिंग के खिलाफ क्लियरली लिखा हुआ है इस चैप्टर में। सॉरी। आई होप आपको ये समरी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।